स्कूटर से जा रहे थे अपने बहनोई के साथ और किसी ने बम मारा। आपका वर्जन क्या है? पिताजी की हत्या कैसे, किन हालातों में हुई थी? मैंने अपना पूरा एल्बम निकाला, पूरा रिकॉर्ड निकाला। आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भी फोटो उसमें सिंगल नहीं है जिसमें वो पिताजी ने हमें गोद में उठाया हो। कि बाबूपुरवा की उस बड़ी घटना में राहुल काला बच्चा सोनकर की राजनीति चमक गई, बहुत सारे नेताओं की चमक गई राजनीति। एक आदमी जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने एक्विट किया, उस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई और वो आदमी अभी एकदम गुमनाम जिंदगी जी रहा है जिसको कुछ नहीं पता। पिताजी ने, काला बच्चा ने अपने मामा का मर्डर किया था। आपको जानकारी है इस बारे में? ये आरोप उनके ऊपर आया था, ये जानकारी है। क्या था केस? क्या आप पिताजी की मृत्यु को बना रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए? पूरी घटना बाबूपुरवा में हुई, क्या करे, लड़ रहे हैं बिल्लार से। बाबूपुरवा से फाइट मांगते, नंबर नहीं आया कि टिकट घर वाली सीट पे आसानी से मिल जा रहा था। यूपी की पॉलिटिक्स में बार बार शब्द आता है कि परिपाटी ने राजनीति को आगे बढ़ाया, घर का टिकट घर में रह गया, बाप का टिकट बेटे को मिल गया। इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं, लेकिन कानपुर में आने पे एक आध उदाहरण ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं और उसके अलग होने की वजहें इतिहास भी है, उसके अलग होने की वजहें पॉलिटिकल टर्मोइल भी है, उसके अलग होने की वजहें चुनाव प्रचार भी है, जिसमें उस इतिहास का, उस पॉलिटिकल टर्मोइल का बार बार इस्तेमाल होता है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय मैं और मेरे साथी मोहन, इस समय हम लोग कानपुर आए हुए हैं और कानपुर की एक सीट है बिल्हौर। बिल्हौर में चुनाव तो अपने रंग पे और अपने रूप में चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो हमारे साथ इस समय बैठे हुए हैं, राहुल काला बच्चा सोनकर इनका नाम है और इन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं चुनाव प्रचार में अपने नैरेटिव को लेकर और अपने तरीकों को लेकर, और हम उनका स्वागत करते हैं ललन टॉप के मंच पे। राहुल, सबसे पहला सवाल, आपका नाम राहुल मार्कशीट में नहीं है, क्या है असली नाम? एक्चुअल में ये नाम हमारे पिताजी को पसंद था, पापा को। हाँ, और क्योंकि हमारे एक भाई भी हैं, तो उन्हें कोई ऐसा नाम चाहिए था कि जो दोनों भाइयों का सेम रहे। तो मेरा नाम स्कूल में मोहित लिखाया गया और उसका रोहित लिखाया गया। अच्छा, भाई का नाम, घर का नाम ललित है और आपका नाम राहुल? हाँ। ओके, तो उन्हें सेम नाम एक देश से मिलते हुए चाहिए थे। अच्छा, तो मोहित और रोहित ये दो नाम लिखवाए, एक साथ ही हम एक सीट पर बैठ करके पढ़ाई की। पिताजी का नाम काला बच्चा? हाँ, वैसे उनका ओरिजिनल नाम मुन्ना सोनकर था, लेकिन बाद में चूंकि मामा वगैरह, चूंकि वो उनका रंग सांवला था तो मामा वगैरह सब उन्हें मतलब प्यार से भी कुछ लोग बोलते थे काला बच्चा करके, और पर फिर वो नाम धीमे धीमे फेमस हो गया। और फेमस वो जैसे गांव गिरात में होता है, इतवार को पैदा हुए अतवारी रख दिया नाम, ऐसे करते थे वैसा। हाँ, तो रंग सांवला था तो मामा लोग अपना बोल देते थे, तो अच्छा ऐसे हो गया। पापा करते क्या थे यार? हमारा जो बैकग्राउंड था बहुत ही कमज़ोर बैकग्राउंड, जिसको बताते हैं कि गरीबी से गिरा हुआ, शिक्षा से गिरा हुआ। दादी और दादा हमारे बहुत छोटा सा काम करते थे, दादी का सब्जी का काम था और दादाजी हमारे सुअर पालन का काम करते थे। पालन का? ओके, पालन का काम करते थे, फिर उसमें धीमे धीमे उस काम को बढ़ाया तो उसका मीट का व्यवसाय हो गया। तो फिर धीमे धीमे यही काम हमारे पिताजी ने भी सीखा, फिर इस काम को उन्होंने बढ़ाया और उसके पहले भी उन्होंने कई काम किए थे, लेकिन बाद में फिर वो अपने हमारे दादाजी के साथ में आ गए और उन्होंने घर का जो व्यवसाय था उसको संभाला। तो उस व्यवसाय को संभालते हुए जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने आसपास के जितने भी इस व्यवसाय को करने वाले थे उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। उनके अंदर मेहनत करने की बहुत ज़्यादा एक, क्या कह सकते हैं उसको, जिजीविषा। हाँ, जिजीविषा थी। वो मेहनती थे, महत्वाकांक्षी थे। अगर कोई चीज़ उन्हें मिलती थी तो उन्हें लगता था कि मैं इससे ज़्यादा गेन कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने जीवन काल में जो उन्हें छोटे से जीवन काल में जो भी कुछ उन्होंने सोचा किया धरातल पर, उन्हें मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने 1988 में
ऐसे ही सभासदी का, हाँ, चुनाव लड़ा था। जीते भी थे। सामान्य। हाँ यार, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बड़ी चर्चा होती है। कहा जाता है कि चाचा जी पकड़ के ले आए थे, वरना नौकरी कर रहे होते अच्छी खासी, टीचर वीचर बन गए होते राहुल काला बच्चा। क्या पढ़ाई लिखाई हुई है दोस्त? एक मैंने बीएड किया है, उसके बाद सेंट्रल। सॉरी, मैं ऐसे दोस्त कैजुअली कह दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा यार, मतलब कभी कभी होता है विधायक जी लोग बुरा मान जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी तो प्रत्याशी भी बुरा मान जाते हैं, अभी तो विधायक हुए भी नहीं है। मैं तो जिस बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा स्वभाव भी फ्रेंडली है, मैं सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो पढ़ाई लिखाई क्या हुई गुरु? बीएड किया मैंने डीवीएस कॉलेज से, उसके बाद सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2015 में पास किया था। उसी बीच में राजनीति में मेरी सक्रियता चूंकि बढ़ चुकी थी, पदाधिकारी भी हो ही गया था, युवा मोर्चा में मैं जिला उपाध्यक्ष था उस समय। अच्छा। कानपुर ग्रामीण से ही, और उस समय से ही इच्छा बिल्लौर को लेकर के मन में उठ गई थी, और वो क्षेत्र का हमने आना जाना दौरा शुरू कर दिया था। संगठन के ही थ्रू किया था, लेकिन वो मैंने अपनी सक्रियता उससे बढ़ा दी थी 2014-15 से। अच्छा, और फिर इधर चाचा लेकर आए? हाँ, उनकी इच्छा थी, क्योंकि हम लोग 4 भाई हैं, तो उनकी इच्छा थी कि कोई व्यवसाय में रहे तो कोई इस बैकग्राउंड को भी संभाले। चूँकि जिस समय पिताजी की डेथ हुई थी तो मम्मी में इतना ज़्यादा नहीं हो पाया कि। आप कितने बड़े थे उस समय? 5 वर्ष का हो गया था जिसमें पिताजी की हत्या हुई थी। 5 साल के हो गए थे। और चाचा पर पूरा दारोमदार था कि घर परिवार कैसे चलाना है। राजनीति तो उन्होंने छोड़ दी थी, पार्षद वो भी रहे थे, 5 वर्ष वो रहे थे, ट्रांसपोर्ट नगर सीट है अपना, उससे पार्षद रहे थे। लेकिन क्योंकि राजनीति में समय देते तो व्यवसाय पीछे रह जाता, पालन पोषण, मतलब उनको अपने भाई के बच्चों से बहुत प्रेम है ना, तो उस प्रेम के वशीभूत होकर के उन्होंने राजनीति का त्याग किया और हम लोगों का पालन पोषण किया। आज हमें इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ पर खड़े। बढ़िया। टिकट कैसे मिला यार? मतलब हाँ, मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता रहा हूँ पिछली बार भी, चूंकि इस सीट पर ये कार्यकर्ता वाला जब ललन टॉपू मत दीजिए यार कि कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूँ, पार्टी ने कुछ देखा होगा तभी दिया होगा, नहीं ये मत बताइए। तो है, देखिए 1993 में जब हमारे पिताजी को टिकट मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि कैडर का कोई भी प्रत्याशी पहले चुनाव नहीं लड़ता था, मिलते ही नहीं थे अनुसूचित समाज के कार्यकर्ता भाजपा में। अब जब हमारे पिताजी को उस समय भाजपा को एक कैडर का कार्यकर्ता मिल गया था चुनाव लड़ने के लिए, और तो वो एक ऐसा चुनाव था जब उस समय नारा दिया था सपा बसपा गठबंधन ने, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। हाँ। तो इसके खिलाफ वो नारा था, और कहीं ना कहीं वो पूरा चुनाव एक, चूंकि हिंदुत्ववादी छवि थी पिताजी की, उन्हें इसी ऐसे ही लोग कह करके बुलाते थे। 1992 के जो दंगे थे उनमें उन्होंने समाज की रक्षा करी थी, समाज के लोगों को उनका भरण पोषण किया महीनों तक, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने एक संपर्क विशेष के लोगों की हत्याएं करवाई, उनके घरों में लूटपाट करवाई। हाँ, अब मैं उसी बातचीत पे आता हूँ, ठीक है। बातचीत की ट्रेजेक्टरी थोड़ी चेंज करते हैं, और पिताजी की हत्या, काला बच्चा जी, मैं काला बच्चा कह सकता हूँ उनको, काला बच्चा जी की हत्या पे बात करते हैं। उनकी हत्या होती है 9 फरवरी 1994 को, और जो ब्रीफ है मैं जो दूँ उसके बाद आप बैकग्राउंड बता सकते हैं। ब्रीफ ये है कि स्कूटर से जा रहे थे अपने बहनोई के साथ, और किसी ने बम मारा, और आई एम सॉरी मैं अनकंफर्टेबल करूंगा क्योंकि आपके पिताजी के बारे में है, मतलब ये आपसे पर्सनल जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन ये सवाल इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि आप अपने कैंपेन में पिताजी की मौत का जिक्र बार बार कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपका सोशल मीडिया खंगाला है, आपका ट्विटर और फेसबुक खंगाला है, तो आप इसका जिक्र कर रहे हैं बारहा, इसलिए भी मुझे जानना है। तो पिताजी को बम मारा गया, और अंतिम संस्कार के समय मैं कई सारी क्लिपिंग्स देख रहा था पुरानी, तो शरीर में से छर्रे और कीलें निकली, और लोग बताते हैं कि उनका धड़ ही बस बचा था, ऊपर का हिस्सा गायब हो चुका था। आपका वर्जन क्या है? पिताजी की हत्या कैसे, किन हालातों में हुई थी? 1992 में जिस समय जो घटना अयोध्या में हुई थी, बाबरी विध्वंस, के बाद हमारे क्षेत्र में एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे अनुसूचित समाज के और हिंदू वर्ग के जो भी घर परिवार थे उन पर हमला कर दिया था। तो उस हमले में जब हमारे लोगों को क्षति होने लगी तो इधर से भी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि दंगों में अक्सर ये होता है, दो पक्ष आमने सामने होते हैं। तो लेकिन हमारे पिताजी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि सामने वाले को क्षति पहुँचे, हमारे लोगों की रक्षा हो जाए, ये हमारा पहला उद्देश्य था उनका।
तो फिर उसकी रक्षा के लिए हमारे एक मकान है, उसमें करीब 60-70 कमरे हैं। तो 60-70 कमरे कि 100 कमरे हैं? 70 कमरे हैं इसमें। कहा जाता है कि 100 कमरों का वो की 100 किराएदारी जो आती है उससे भी कमाई होती है आप लोगों की। तो वो चूंकि वो पिताजी अपने टाइम पे ऐसी कुछ व्यवस्थाएं करके गए थे, तो जो बस्ती के लोग थे तो वो उस मकान के अंदर उनको शरण दी गई थी, छतों पर उनकी भोजन की व्यवस्था। ऐसे कई अन्य क्षेत्रों में भी जो दंगा प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर उनकी रक्षा, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। लेकिन परिणाम स्वरूप कई जगहों पर जब घटनाएं मुस्लिम क्षेत्रों में हुई तो उनके ऊपर कई जगह आगजनी, हत्या के प्रयास, ऐसे मुकदमे करीब 100 से ज़्यादा उनके ऊपर दर्ज किए गए अलग अलग थानों में। एक दिन में 76 का काउंट है। 7 दिसंबर 1992 को मैं कुछ लोगों से मिल के आ रहा हूँ, वो बताते हैं कि 7 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर को हुआ क्या था, बाबूपुरवा ना जगह का नाम है। तो उनके वर्जन ये है कि जिस दिन घटना हुई उसके अगले दिन पीस मार्च निकाला जा रहा था, या प्रतिशोध मार्च निकाला जा रहा था, जुलूस था वो, और मातमी जुलूस था वो। बेगमपुरवा से गलियों से होता हुआ आपके तरफ आया और हिंदू आबादी में पहुंचा तो दोनों तरफ से संघर्ष शुरू हुआ। आगजनी, तोड़फोड़, ईंटा गुम्मा चलना शुरू हुआ दोनों तरफ से, और फिर वायलेंस बढ़ा। और फिर वायलेंस जब शुरू होता है तो हर पक्ष का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, वायलेंस में हिस्सा लेने का तरीका होता है। और 7 दिसंबर 1992 को पिताजी के खिलाफ 76 केस दर्ज हुए। और लोग बता रहे थे मुझे कि ऐसा मामला था कि बार बार मुलायम सिंह यादव जो बसपा के समर्थन से आए थे सत्ता में, बार बार मुलायम सिंह यादव असेंबली में इस बात को दोहराते थे कि 76 केस दर्ज हैं, एक दिन में 76 केस दर्ज किए गए एक ही व्यक्ति के ऊपर, पार्टी विशेष के ऊपर। बार बार वो इस विषय का जिक्र करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके बाद, लेकिन जब जिस पर भी 76 मुकदमे हुए उसके बाद भी समाज के साथ खड़ा रहना, अपने परिवार की कभी चिंता न करना। मैं बताऊँ आपको कि मैं 5 साल का था, मेरे सारे भाई बहन भी हैं, कुछ 4 साल के रहे होंगे, कुछ 1 साल 1.5 साल के रहे थे। 2 भाई हमारे जुड़वा हैं, इनकी उम्र जो थी उस समय करीब साल भर के अंदर थी। तो लेकिन मैंने अपना पूरा एल्बम निकाला, पूरा रिकॉर्ड निकाला। आश्चर्य की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक भी फोटो उसमें सिंगल नहीं है जिसमें वो पिताजी ने हमें गोद में उठाया हो, क्योंकि वो घर परिवार से दूर समाज के लिए ही अपना पूरा समय देते थे। पापा ने, मतलब पापा के साथ ऐसी फोटो नहीं है आपकी? कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा कि शायद ये होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। समाज के लिए समर्पित व्यक्ति थे। पिताजी पे बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। और लेकिन मैं कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, कानपुर के पुराने पत्रकारों ने जो मुझे बताया, जो उस समय थे वहाँ पे, कि उस समय जिस चीज़ को आप कह रहे हैं वर्ग विशेष से लड़ाई बता रहे हैं, वो एक और वर्जन बताते हैं कि बाबूपुरवा में जहाँ पे रिहाइश है आपकी, वहाँ पे एक बड़ा चंक मुस्लिम आबादी है, पहले से ही रहा है। ऐसा नहीं कि किसी समय आके बस गया, पहले से रहा है जब से वो कॉलोनी विकसित हुई है। वहाँ पे जो 2-3 नाम हैं, एक भोलू, एक जावेद नटियल, ये सारे लोग वहाँ के कुछ वर्चस्ववादी लोग थे। मतलब उन लोकल भाषा में कहें खलीफा थे, हाँ, और कस के खलीफा वाला काम करते थे। जो मल्लू प्रधान, हाँ, मल्लू प्रधान, जावेद नटियल, इनकी बातें होती हैं। और पिताजी भी अपना वर्चस्व चला रहे थे। और इन लोगों में ये लड़ाई लगी रहती थी कि मोहल्ले का नेता कौन है बड़ा। आप समाज की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है अपनी जगह। ये बात होती थी कि चौराहे पे किसके चारों ओर ज़्यादा लोग खड़े होंगे, ये बात होती थी। मैं इसका खंडन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो किराएदार वाला मकान है, उसमें पिताजी जीवित थे, उसमें कम से कम 20 से ज़्यादा किराएदार मुस्लिम समाज के थे, रहते थे उसमें। और हम लोगों का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि उनके विरोध में हमें कोई काम करना है। और वर्चस्व की लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो ये लोग रहते हैं, मल्लू प्रधान और जावेद नटियाल, ये हमारे क्षेत्र से बिल्कुल अलग हट करके एक मेन रोड गई है, मुख्य सड़क, उसके दूसरी तरफ रहते हैं। और हमारे समाज के लोग में ही आपस में काफ़ी ज़्यादा विवाद होते रहते थे। उसमें हमारे लोगों में आपस में कुछ रहा हो, तो लेकिन मुस्लिमों में आपस में हम लोगों का कुछ नहीं था। वो इस दंगे के बाद ही मतभेद पैदा हुए थे, और जिसका परिणाम स्वरूप उनके साथ ये हादसा हुआ था। किसने किया थी इस हादसे को, किसने अंजाम दिया था?
मुझे सीबीसीआईडी इंक्वायरी जो हुई थी उसमें नाम निकल करके आए थे। एक भाईजान नाम के व्यक्ति का घर जलाया गया था, दुकान उसकी जलाई गई थी, वो पेशे से टेलर था। और एक गुड्डू करके थे, और इनका भी नाम था, जावेद नटियाल का भी। और उसमें करीब 5-6 नाम थे, मुझे ज़्यादा जानकारी इस विषय पर नहीं है। लगभग सभी की मृत्यु हो गई। जावेद अभी भी जीवित है। उन पर एनकाउंटर भी कई बार निकला, लेकिन वो फिलहाल अभी टल गया है। तो आपका कहने का मतलब है कि इन लोगों ने आपके पिताजी की हत्या की, इन लोगों ने बम मारा। उसमें इन्होंने किराए के लड़के हायर किए थे और पूरी प्लानिंग थी इनकी, जो कि उस समय सीबीसीआईडी इंक्वायरी ने बताया कि बाबरी एक्शन कंस्ट्रक्शन नाम की एक ऐसी संस्था थी, इसने पी रोड की एक मस्जिद में मीटिंग की थी। 10 लाख रुपए मुंबई से आए थे। इसमें 4 लाख रुपए हत्या के लिए रिलीज किए गए थे, और इन लोगों के माध्यम से वो किराए के लड़के लगाए गए, और फिर बाद में उनका प्लानिंग करके हत्या की गई। किराए के लड़के लगाए गए, किसने बताई ये जानकारी? ये जानकारी सीबीसीआईडी की इंक्वायरी में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में सब में है। अब न्यूज़पेपर की आप बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की बहुत सारी क्लिपिंग जो आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, आप तो उसमें 5 साल के थे। बहुत घटनाक्रम जब हुआ 1-2 महीने जो हल्ला रहा इधर, उस समय 5 साल 2 महीने के रहे होंगे। उस समय की क्लिपिंग कहाँ से रखे हैं आप? ये हमारे घर पे जो भी जितना भी घटनाक्रम था, हमारे पिताजी के प्रतिनिधि रहे थे गिरीश जी, जितने भी कटिंग थी पेपर के वो सब रखते थे। तो रख करके गए थे। जब उन्हें आजीवन कारावास हुआ था, तो उस समय जब मैं मिलने गया था तो उन्होंने बताया था कि हमने ऐसा कर एक कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन आप कलेक्ट कर लेना, वो आपके जानकारी आगे लोगों को बताने में काम आएगा। अच्छा, उन्होंने कहा आपको। और गिरीश वाजपेयी, चलिए मैं इस सवाल पे आने वाला था, गिरीश वाजपेयी से कैसे जानते हैं, किस केस में गिरीश वाजपेयी अंदर गए? उस समय जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसमें एक मुस्लिम युवक की हत्या कर उसको जलाने का उन पर आरोप था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, मतलब सजा सुना दी थी उनको। सजा हो गई थी 13 साल की, जिसमें से 10 साल लगभग वो बाहर ही थे, 3-3.5 साल वो अंदर थे। नहीं, पूरे 14 साल कटे। नहीं, मेरी आज मुलाकात हुई भाई, उन्होंने कहा कि 13-14 साल तक की थी, लेकिन कुछ समय तक तो बाहर ही थे, फिर बाद में वो अंदर गए जब तक कन्विक्शन नहीं हुआ था। तो अंदर बाहर जो डिटेनी पीरियड होता है, जो आप विचाराधीन कैदी होते हैं, जब आपका केस चलता रहता है, तो वो भी तो गिना ही जाता है ना उसमें। तो उन्होंने जो मुझसे बताया है आज बातचीत में, वो बता रहे थे। अब बातचीत में ये तो जो भी उन्होंने बताई है, लेकिन ये बड़ी बात होती है कानपुर में कि बाबूपुरवा की उस बड़ी घटना में राहुल काला बच्चा सोनकर की राजनीति चमक गई, बहुत सारे नेताओं की चमक गई राजनीति। लेकिन एक आदमी जिसको फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कन्विक्ट किया, फिर हाई कोर्ट ने एक्विट किया, उस आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई, और वो आदमी अभी एकदम गुमनाम जिंदगी जी रहा है, जिसको कुछ नहीं पता। सब लोग मलाई काट रहे हैं, सबको नेतागिरी हो रही है, सबको विधायकी का टिकट मिल रहा है, सब कोई सब कुछ कर रहा है, कोई मेयर बन रहा है, कोई पार्षद बन रहा है, थ्योरी चल रही है अपनी अपनी, ठीक है। लेकिन एक आदमी जिंदगी बर्बाद कर लिया। गिरीश जी शुरू से ही हमारे परिवार का हिस्सा रहे थे। हाँ, आपके पिताजी के निजी सचिव रहे थे वो। और वो हमारे परिवार में रह करके ही सब, लेकिन जब उन्हें सजा हुई उसके बाद समय पर हम मिलने जाते रहे, लेकिन उनकी वो मदद हम नहीं कर पाए। मिलने जाने पे आपके परिवार के मिलने जाने पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है दोस्त। हाँ, मिलने मतलब वो बताते हैं कभी कभी बातचीत में कि हाँ एकदम, वो बोलते हैं कि ठीक है, बीजेपी से बहुत सारे नेता है बीजेपी से मिलने वाले, लेकिन काला बच्चा जी के परिवार से वो नहीं रहा, वो उतना संपर्क नहीं रहा। और फिर ये बताते हैं कि यार अब जो भी संबंध है काला बच्चा जी से ही है, अब उनका उस वजह से हम हैं साथ में। ऐसा होता है कई बार। मैंने बताया कि घर परिवार से राजनीति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जो उस समय के लोग थे उनसे संबंध भी लगभग ख़त्म हो चुके थे। हम परिवार अपना पढ़ाई, मतलब मैं अपनी पढ़ाई में था, परिवार व्यवसाय में चला गया,
भरण पोषण की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। उसमें जो लोग पीछे रह गए तो कई बार उनको पलट के देखने का मौका नहीं आया, लेकिन जब मैं इस स्थिति में पहुंच गया कि उन लोगों की चिंता करूं तो मैंने चिंता की है, जाकर के देखा है किन परिस्थितियों में लोग हैं। तो आज वही प्रेरणा मुझे मिली है जो आज मैं आपके सामने हूँ। हाँ, ये जो लगता होगा शायद कि मैंने कई लोगों को नेतागिरी, हाँ लोगों की नेतागिरी चमकी होगी, लेकिन जिस परिस्थिति में मैं आकर के बैठा हूँ मुझे संघर्ष करना पड़ा है। संघर्ष करना पड़ा है आपको। एक सवाल छोटा सा, ये वो लोग बताते हैं कि 6 दिसंबर 1992 जिस दिन पिताजी 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिराई गई कार सेवकों द्वारा, उसके बाद ये सब चीज़ें हुई कि मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन उसके पहले पिताजी पर एक केस हुआ था। पिताजी ने, काला बच्चा ने अपने मामा का मर्डर किया था। आपको जानकारी है इस बारे में? ये आरोप उनके ऊपर आया था, ये जानकारी है। क्या था केस? क्षेत्र के ही कुछ लोगों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई थी। और उस समय उन लोगों का साथ पिताजी के साथ भी हुआ करता था। तो उन लोगों की लड़ाई, हमारे पिताजी के जो मामा थे उनका नाम था कटारू। तो उनसे उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी अक्सर, और जानवर की ही लड़ाई हुआ करती थी कि उनके जानवर नहीं रहेंगे ऐसे करके। व्यावसायिक लड़ाई इसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन हमारे पिताजी से उनके कोई संबंध खराब नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि जिस समय मर्डर हुआ ऑन द स्पॉट वो भी मौजूद थे। फिर मतलब चूँकि वो क्षेत्र के दबंग लोग वो भी थे। उस समय पिताजी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, उन पर भी आरोप आया और उन्हें सज़ा भी हुई। इसकी सज़ा भी हुई, आरोप आया और सज़ा भी हुई उनकी। 1 साल बाद करीब उन्हें, स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है कि शायद मुकदमे में आरोप शायद तय नहीं हो पाए थे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मतलब जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। मतलब अब तो शायद आपके बचपन की ही बात होगी। नहीं, मेरा तो बर्थ ही नहीं हुआ। अच्छा, आपका बर्थ ही नहीं हुआ? 83 की बात है ये। 83? अच्छा, ठीक है, आपका बर्थ भी नहीं होगा। एक चीज़ ये बात होती है कि यार मोहल्ले की लड़ाई थी, जावेद नटियाल जो बार बार होता है कि बाबूपुरा लड़ाई थी, उसको राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, राष्ट्र के गौरव से जोड़कर भाजपा अपना उल्लू सीधा करना चाह रही है। मुझसे कुछ पत्रकार ये कहते हैं यार मोहल्ले की लड़ाई थी, मोहल्ले की लड़ाई में बमबाजी हुई, पहले की घटनाओं में बमबाजी बहुत आम थी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जान जाना आम हो सकता है किसी का, बेहद जघन्य घटना है। क्योंकि आप मिर्ज़ापुर में देखिए तो वहाँ पे मतलब विंध्याचल के पंडों के बीच में तक में बम चले हैं, पंडे आपस में बम चलवा लेते थे एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। तो लोग कहते हैं कि यार छोटा झगड़ा था, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इसको ब्लास्ट करके बड़ा कर दिया। और मैं सवाल पूरा कर लूँ, और राहुल काला बच्चा भी इसी ट्रैप में फंस गए हैं। और वो जाके लिखते हैं कि हिंदू धर्म की आवाज़ को ऊंचा रखना है या देश की आवाज़ को ऊंचा करना है, राष्ट्रद्रोहियों को सजा देना है तो जिताना पड़ेगा। काला बच्चा पोस्टर पे एक तरफ आपकी फ़ोटो तो रहती ही है, बीजेपी की नेताओं की जो रस्मी तौर से छोटे छोटे तस्वीर लगाई जाती है, आपके पिताजी की भी तस्वीर रहती है। और आप पिताजी की मौत को चुनाव के लिए भुना रहे हैं। मतलब बीजेपी भी जो आरोप है तो वो है ही है, आप पर भी आरोप है कि आप पिताजी की मौत को अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुना रहे हैं। आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? जिस समय हमारे पिताजी को बिल्हौर विधानसभा से कैंडिडेट तय किया गया था जी, तो लोगों में एक उत्साह, शिव कुमार बेडिया ने हराया था उनको। हाँ, लोगों में एक उत्साह था, एक था कि कोई व्यक्ति आ रहा है जो हमारे लिए सेवा का कार्य करेगा, जिसने सेवा के कार्य में भी नाम कमाया था। वो अपने लोगों के लिए मरने के लिए तैयार थे। ऐसे लोगों का नाम यहाँ से लेकर के कानपुर शहर से बिल्लौर तक था। जब वो चुनाव लड़ने गए तो उन लोगों को वहाँ लगा कि हाँ, हमारे बीच में कोई जिंदा व्यक्ति आया है। तो वो जब वो चुनाव नहीं जीते, कुछ हस्तक्षेप रहा शासन प्रशासन का, नहीं जीते, उसके बाद लोगों में फिर 2.5 महीने के उपरांत उनकी हत्या कर दी गई। तो समाज में वो उतना समय नहीं दे पाए जितनी लोगों को अपेक्षा थी। चुनाव हारने के बाद भी वो सक्रिय रहना चाहते थे, 2-2.5 महीने सक्रिय रहे भी वो। और लेकिन जब उनकी एक बिल्हौर के जो हमारे पुराने लोग हैं, जब मेरा उनसे मुलाकात होती थी तो उनको एक आस थी कि उनके घर परिवार से भी उनकी तरह की कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ
यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी रहा नहीं था बिल्लौर विधानसभा में। पिछली बार भगवती प्रसाद सागर के रूप में विधायक पाया, लेकिन वो लोग उनसे संतुष्ट नहीं थे, उनके कार्य से संतुष्ट नहीं थे। आम जनमानस पूरी तरीके से उनसे निराश था और वो भी पार्टी से निराश थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन लोगों को अभी भी मुझसे आस है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भुना लिया है, कुछ कर लिया, तो मैंने तो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया है। अगर मैं चाहता तो अपने जीवन में मेरे पास खाने पहनने और की कोई कमी नहीं है। हमारा भी घर परिवार है, हम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरी भी शादी हुई है अभी 1 साल हुआ है मुश्किल से। तो लेकिन अगर हम कुछ समाज के लिए करना चाह रहे हैं, अगर मैंने एक प्लेटफॉर्म चुन लिया है, लोग चुनते हैं, सभी चुनते हैं, मैंने भी चुना है और उसी प्लेटफॉर्म को चुना जो मेरे पिताजी को मिला था कभी। आज मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी ने मौका तो दे दिया, सवाल अब भी वहीं अनुत्तरित है दोस्त। क्या आप पिताजी की मृत्यु को बना रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए? नहीं, राजनीति कोई लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ मैंने। अब और जब से मेरे पिताजी को गए हुए 28 साल हो गए, हमने कोई पार्टी की सेवा नहीं ली। आज तक मेरे नाम पे कोई गन लाइसेंस नहीं है, पार्टी के नाम का दिया हो मेरे पास कोई कोटा, कोई पट्टा नहीं है। मैंने अपने जीवन में हर समय अपने दल के लिए अपने घर से खर्च करके लगाया। हमारे पिताजी ने भी जो समर्पण किया था अपने घर से किया था। उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं था, हमारे लोग पुश्तैनी रईस नहीं थे। हमारे घर का भी राशन ख़त्म हुआ था जब हमारे समाज सेवा में आगे बढ़े थे। हमारी मम्मी बताती हैं कि वो हमारे घर का भी राशन ख़त्म हुआ था जब समाज सेवा हो रही थी, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था उस समय कि हमारे घर का राशन भरेगा कौन। तो समर्पण है और मैं किसी से, जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, निश्चित रूप से किसी दूसरी पार्टी की मानसिकता से ग्रसित है। अच्छा, पिताजी ने 2 विवाह किए थे और मतलब बिल्लौर सीट से खास प्रेम है उनके घर में। कहा जाता है कि मनोरमा जी को लोकसभा घाटमपुर से एक बार ऑफर हुआ था, ललित की माँ को। हाँ, उनको घाटमपुर सीट से लोकसभा का टिकट ऑफर हुआ बीजेपी से पिताजी की मौत के बाद। उन्होंने मना कर दिया। फिर बोला कि बिल्लौर विधानसभा ही चाहिए, दूसरी सीट नहीं चलेगी, लोकसभा में नहीं चलेगी। मतलब लोकसभा का टिकट आ रहा है। ये ऐसी बात है कि आपके सामने मस्त मतलब गरम गरम गुलाब जामुन और आइसक्रीम रखा हो, आप बोले नहीं यार नींबू का शरबत पिला दो, सही है। ये वैसी बात है। तो ऐसा क्या प्यार है बिल्लौर की सीट से? मैंने आपको बताया ना कि भुनाना, जैसे आपने कहा कि हम लोग, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने पिताजी की मृत्यु को भुना दिया। इसको भुनाना कह सकते हो। अगर बिल्लौर के लोग मुझे या मेरे पिताजी को चाह ना रहे होते, उनके व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने जिस समय चुनाव लड़ा तो उन्होंने 1 महीने जो चुनाव चला लोगों के बीच से ऐसी छाप छोड़ दी थी कि लोग उसको भूल ही नहीं पाए। आज 28 साल हो गए, लोगों में ऐसी इच्छा थी कि उनका लड़का भी उनकी तरह ही होगा या उनके परिवार का सदस्य होगा, वो आस लगाए बैठे रहते। आज जब उनके बीच में हमने अपनी सक्रियता बढ़ाई है तो घर परिवार को भी वो उतना ही सम्मान देते थे। माता जी भी हमारी सक्रिय थी, उन्हें भी पूरा सम्मान मिलता था। तो आज जब वो वहाँ के लोग ही जब चाह रहे हैं तो आज हमें उस फील्ड में आना पड़ा। उस समय उन्होंने भी इसीलिए छोड़ा था। उसके कुछ समय बाद ही, जब लोकसभा चुनाव कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हाँ, चलिए यहाँ पे एक सवाल और है, सीट पर ही है। पूरी घटना बाबूपुरवा में हुई, क्या करे, लड़ रहे हैं बिल्लौर से, बाबूपुरवा से फाइट मांगते, नंबर नहीं आया कि टिकट घर वाली सीट पे आसानी से मिल जा रहा था। उस समय पार्टी ने कानपुर की एक सीट सीसामऊ थी, जिसमें अपने एससी समाज के लिए आरक्षित थी। बिल्लौर की सीट भी थी, आरक्षित थी। तो उस समय यहाँ से पूर्व में विधायक रहे थे राकेश सोनकर जी, जिनका टिकट पार्टी काट करके उन्हें कहीं और नहीं शिफ्ट करना चाहती थी। एक बिल्लौर सीट थी जो खाली थी, उस पर उनको शिफ्ट किया गया था उस समय। और आप बिल्लौर से ही लड़ेंगे कि बाबूपुरवा के लिए ट्राई करेंगे जहाँ घर है? बिल्लौर से ही हमारा रहेगा। क्योंकि रीज़न बताइए गुरु। रीज़न मैंने बताया ना आपको कि बिल्लौर में जैसे हमारे पिताजी गए थे तो उस हिसाब से वहाँ पर हमको रिस्पांस ज़्यादा, पिताजी वाला भी फैन बेस वहाँ मौजूद है आपके हिसाब से? क्योंकि हमारे यहाँ असेंबली सीट जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, और उसके अलावा वो सुरक्षित है बिल्लौर सीट आपकी शेड्यूल कास्ट के लिए ना। अच्छा, पिताजी के साथ जो हुई वो बहुत बुरी और जघन्य घटना थी, जो भी था। कितने लोग कन्विक्टेड हुए उस घटना में? कुछ सजा याफ्ता, मतलब कितने लोगों को सजा हुई उनके हत्या के आरोप में? उस केस में सजा कितने? 5 से 6 लोग ऐसे थे जिनमें हमारी खुद के भी एक समाज के व्यक्ति थे। सजा हुई उनको?
उनको भी आरोपी बनाया। केस चला कि मतलब अदालत ने फैसला सुनाया? क्या फैसला नहीं सुनाया, 1 साल के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। रमेश, कितने लोगों की मौत हो चुकी है? लगभग सभी की, जावेद को छोड़कर। प्राकृतिक कारणों से की हत्या हुई अधिकतर? ज्यादातर लोगों की, चूंकि वो क्रिमिनल माइंड के लोग थे, तो उनके जो आपसी रंजिशें थी उनके तहत ही उनकी हत्या हो गई। चाहे वो रमेश खटीक रहे हों, चाहे गुड्डू चिकना रहे हों, चाहे रफीक जावा रहे हों, ये सभी की आपसी रंजिश में ही इनके ही लोगों के द्वारा हत्या की गई। आपसी रंजिश में इनके लोगों ही द्वारा हत्या कर दी गई। जावेद नटियाल अभी हैं। इतना लीनियर सा अगर केस था, आपके पास CBCID की इंक्वायरी की रिपोर्ट है जिसको आप कोट कर चुके हैं, इतना सब कुछ था, तो आप ये अपील क्यों नहीं हुई कि भाई कन्विक्ट किया जाए, सजा दी जाए? गिरीश बाजपेयी को फास्ट ट्रैक कोर्ट सजा सुना देती है, भले ही वो हाई कोर्ट से छूट जाते हैं, उस केस में बरी हो जाते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी अभी तक? आपके हिसाब से यह अपील नहीं की गई? क्या हुआ सिस्टम में? कहाँ लूप होल्स दिख गए कि इन लोगों को सजा ही नहीं दे पाया, सजा ही नहीं हो पाई? कहाँ हुआ? ज़्यादातर लोग तो मुझे लगता है कि 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही उनके साथ हादसे हो गए। और जो अकेले जावेद हैं उन पर कई बार एनकाउंटर तक निकला, लेकिन अटैक हुए उनके ऊपर? एनकाउंटर मतलब उनका पुलिस एनकाउंटर तक आया, लेकिन वो ये कैसे पता आपको? नहीं, जो वहाँ लोगों में आम चर्चा होती है कि पुलिस एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन बच गए। हाँ, तो वो जैसे जेल चले जाते हैं ना वो लोग विक्टिम होकर के, तो वो एनकाउंटर से बचने का प्रयास करते हैं। तो जेल में भी कई साल तक जेलों में रहे, फिर उसके बाद इन्हें वापस आए तो इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, तो काफ़ी घर पे ही रहे। फिर उसके बाद ऐसे करके उनके जीवन यापन चल रहा है। आप कहते हैं कि हिंदुओं को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएंगे, है ना? मैं सोशल मीडिया पढ़ के आ रहा हूँ दोस्त। आप जीत गए, राहुल काला बच्चा सोनकर, मोहित सोनकर अगर चुनाव जीत गए, आपके चुनाव जीतने से हिंदुओं को उनको खोया हुआ सम्मान कैसे वापस मिलेगा? मतलब मेरा सवाल तो पहले यही है कि हिंदू का सम्मान कौन सा खोया है, हिंदू समुदाय का देश के सम्मान कौन सा खोया है, और आपके जीतने से वो मिल कैसे जाएगा? तरीका क्या होगा आपका? चलिए, मैं भविष्य की राजनीति में तो कह सकता हूँ कि देश की चिंता कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरा जो कार्य क्षेत्र है विधानसभा बिल्हौर है, तो बिल्हौर विधानसभा में जब हमारे पिछले 1993 के चुनाव में हमारा हिंदू समाज बढ़ चढ़ करके वोट किया था, और हमें उस वोट के बाद भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा था। तो आज वही खोया हुआ सम्मान तो कई तरीके का होता है, कई रूप में होता है, लेकिन वो सम्मान जो जीत के रूप में हम देना चाहते हैं उन्हें। अरे ऐसा मतलब हिंदू, अगर आप ऐसे बात करेंगे हिंदू और बीजेपी की, आप बाइनरी ड्रॉ कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि मतलब उस चुनाव में शिव कुमार बेरिया जीते थे, वो भी हिंदू ही होंगे, हिंदुओं ने उनको भी वोट किया होगा, जरूरी थोड़े है कि केवल नॉन हिंदू ही वोट पाकर जीत गए होंगे। शिव कुमार बेरिया जीते थे, आखिरी डब्बे की जो पोलिंग हुई थी, आखिरी डब्बे का जो 1600 वोट का डब्बा था जिसकी काउंटिंग हुई, उसकी काउंटिंग में आपके पिताजी जो आगे जा रहे थे वो पीछे छूट गए थे। तो मतलब, लेकिन हमारा जो उस समय का था, पिताजी की एक छवि जिस तरह से समाज में फैली थी उस समय, तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी ने उनके बिल्कुल भी वोट नहीं किया होगा उस समय, बिल्कुल भी वोट नहीं किया होगा। और मुझे जो लोग पुराने बताते हैं कि वो उन गलियों में ही नहीं जाते थे जहाँ पर उनका वोट होता, वो उन गलियों में नहीं जाते थे जहाँ पे उनका वोट नहीं होता था, जहाँ पर उनका वोट होता था माइनॉरिटी का। अच्छा, तो आप जीत गए, मान लीजिए, सम्मान कैसे वापस मिलेगा? मेरा सवाल वही है, पहले यही है, सम्मान खो कौन सा गया है? तो वोट, पिताजी को वोट नहीं दिया तो ये सम्मान खो गया आपके हिसाब से? और आप पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, आज जो उस समय युवा हुआ करते रहे, अपनी ठीक ठाक उम्र में रहे होंगे, आज वो वृद्ध हैं, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से उनको, जिस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया था, जिस व्यक्ति को उन्होंने सपोर्ट किया था, उसके बाद भी उसका साथ उसको नहीं मिला, उसको काम करने का समय नहीं मिला, उसको सेवा का समय नहीं मिला, तो आज उसी सेवा को देने के लिए, उसी काम को करने के लिए वहाँ की उसके इनके बीच में, तो गुरु वो तो वोटर हो गया ना, उसको हिंदू होने से क्या मतलब, उसका मुसलमान होने से क्या मतलब? तो वोटर है। वोटर को अगर वोटर ने वोट दिया, वोटर ने अपना विधायक चुना, वोटर ने अपना सांसद चुना, कुछ भी चुना, सीएम चुना, पीएम चुना, कुछ भी चुना, काम नहीं किया, तो वोटर के साथ धोखा है ना। वोटर हिंदू वोटर है, मुसलमान वोटर है। क्योंकि वहां पे अगर वहां से थोड़ा सा हट जाओ तो
जैसे मैंने बताया कि उन्होंने, जैसे उन पर ये था कि समाज के लिए काम किया, मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, समाज मतलब हमारा हिंदू समाज, उसकी रक्षा का काम किया। जब वो लोग, मतलब पिताजी हिंदू समाज की राजनीति करते थे। हिंदू समाज के उस समय की अचानक से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई थी कि उन्होंने सिर्फ अपने समाज, जो कि उन पर हमले हो रहे थे लगातार, इसलिए उनके समाज की रक्षा की थी। अगर हिंदू समाज की रक्षा के लिए, क्योंकि जब ऐसा है कि जब एक लाइन खींची गई है, जब हिंदू समाज की रक्षा के लिए जब लोग आगे आएंगे तो क्या उनकी हत्या हो जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर हमें लगता है कि आगे कोई हिंदू समाज की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, है ना। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर मेरा भी राजनीति में आना हुआ है, अगर मेरे सामने भी कभी ऐसी परिस्थितियां होंगी अपने समाज, अपने लोगों की रक्षा का, तो शायद मैं भी वही करूंगा जो पिताजी ने किया। मतलब आप भी उसी लाइन पे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं क्षेत्र में कि यहाँ पे होता है कि हर पार्टी अपने अपने आप को किसी खास धर्म का ठेकेदार समझ लेती है। वही हो रहा है क्या? ठेकेदार नहीं, अपने लोगों की रक्षा। पिताजी जब एक्टिव हुए थे राजनीति में तो कल्याण सिंह की सरकार थी उस समय, तो फिर उन्होंने विध्वंस के बाद इस्तीफा दिया, फिर वो राष्ट्रपति शासन वाला पीरियड आया। आपने पिछली बार भी कहा कि शिव कुमार बेरिया को क्या हिंदुओं ने वोट नहीं किया, तो जो मान लीजिए सपा या बसपा का जो कैंडिडेट होगा, क्या उसको हिंदू वोट ही नहीं करेगा? करेगा। वही तो मैंने भी कहा, नहीं करेगा। लेकिन हम किसी धर्म की ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे वर्ग विशेष के ऊपर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी होगी जब हमारे धर्म पर कहीं आँच आएगी, तो हम उसके लिए आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा कैसे उठाएंगे आवाज? जिस तरह से अभी पिछली बार पिहानी में एक हमारा पुराना मंदिर बना हुआ था, आप गए थे वहां पे, बोले कि यहाँ पे मंदिर में, यहाँ पे मस्जिद मत बनवाओ। और अभी भी लोग बोलते हैं बड़ा डिस्प्यूटेड फैक्ट है। उसमें क्या था कि वो आज हमें लगता है कम से कम 400 से 500 साल पुरानी वो इमारत है, पूरा स्ट्रक्चर मंदिर जैसा है। उसके बाद भी उसके आसपास कब्रें बना दी गई। उसके बाद जब वो ढांचा ही खड़ा है तो उसमें स्लैब डालने की क्या आवश्यकता थी? उसमें आरसीसी स्लैब डाल दी गई, किसकी परमिशन से डाली गई? तो जब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं तो ये भविष्य में, अब उस क्षेत्र में मान लीजिए कि मैं वहां पहुंचा तो इस परिस्थिति में पहुंचा था कि वहां के लोगों में आक्रोश था, कोई परिस्थिति कल बिगड़ जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? मैंने वहां पर जाकर के अधिकारियों को फ़ोन किया, सूचना दी कि यहाँ पर ये परिस्थिति है, इसको तत्काल प्रभाव मिलने। उन्होंने आसपास फेंसिंग करा करके इस परिस्थिति को वहीं पर स्टॉप कर दिया। और इससे लगता है कि राहुल बच्चा सोनकर जी को कि ये हितों की रक्षा है, हितों के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो। और आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं राहुल। आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है हम ज़रूर जानना चाहेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। पॉलिटिक्स को लेकर अभी जो ललन टॉप के ज़िले बचे हुए हैं, हम उन ज़िलों में जाएंगे। वहाँ पे जैसे यूपी के फेजेस आगे बढ़ रहे हैं, हम वहाँ पे उन फेजेस के साथ आगे बढ़ेंगे, तमाम पूर्वांचल तक 7वें फेज तक चुनाव कवर करेंगे। तो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताइए कि क्या देखना चाह रहे हैं आप लोग, हम कहाँ जाएं। हमारी तरफ कहते हैं का खाएं का पिएं, काले के परदेश जाएं, तो वो वाला भी बताइएगा। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।